मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में कितनी बुक रीडिंग चल रही थी अपनी, तो अपनों ने कितने पॉइंट पढ़ लिए थे, कितने पेज पढ़ लिए थे? पांच पांच पेज पढ़ लिए थे। इसमें कुछ पूछना है? आगे चलूं? पेज नंबर 6, 7, 8 ये पढ़ने के लिए दिया था, पढ़ लिया? कुछ समझना है? बट एक बार मैं अपनी तसल्ली के लिए लिखवा देता हूं बेटा। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जब भी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव की बात आएगी कौन सा एस से 200 रेफरेंसेस की जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, मतलब ऑडिट करवाने का पर्पस क्या है? ताकि ऑडिटर जो है वो एक रीजनेबल अश्योरेंस बोलो, ओपिनियन बोलो, बातें की है अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट क्यों हो सकती है? ड्यू टू एरर और फ्रॉड। सबसे पहले आपको रीजनेबल अश्योरेंस फॉर्म करनी है। ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस मतलब फॉर्म एन ओपिनियन। कैसे? ताकि मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं, किस पे? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है या नहीं है। अप्लीकेबल एफआरएफ का कोई एग्जांपल? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, शेड्यूल 3 एटसेट्रा। ओके, ओपिनियन कहां होती है? हमारे दिमाग में, कि मेरी राय में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। बट आपको सिर्फ अपनी ओपिनियन अपने दिमाग में नहीं रखनी, इसको क्या करना है? रिपोर्ट करना है। जो आपने ओपिनियन फॉर्म की है उसको क्या करना है? रिटर्न रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है और ये रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करनी है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो चीजें क्या समझ में आई? ऑडिटर का काम क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, और उसके बाद इसको रिपोर्ट करना है। ये है आपका ऑब्जेक्टिव, एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे आओ। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑडिट में क्या चीज इंक्लूड होगी और ऑडिट में क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। दो टॉपिक है, दोनों में से एक टॉपिक आ सकता है। सबसे पहले ऑडिट में क्या इंक्लूड होगा? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। ऑल एस्पेक्ट, सारे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ना। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम किसकी ऑडिट करने आए हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो हमें कवर क्या करने हैं? कवर ऑल एस्पेक्ट्स। तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एस्पेक्ट होंगे वो क्या होंगे? नॉन फाइनेंशियल होंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ठीक है, रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिट। तो सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो रेलिवेंट होंगे, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे रेलिवेंट होंगे? फॉर एग्जांपल कंपनी है ना, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। एप्पल कंपनी ने आईफोन 17 प्रो निकाला, ठीक है, पता नहीं कैसा रिव्यू आएगा, बट मान लीजिए वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं चला, तो क्या उस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये बताएगा कि आप इस तरह के प्रोडक्ट मत लॉन्च किया करो? हमारा क्या लेना देना उससे भाई? हमें तो ये दिखाना है कि जितनी तुमने सेल दिखाई है वो प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है। यही बात आएगी ना। हाँ, दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमें क्या चेक करना है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है वो रिलायबल है या नहीं है, और सफिशिएंट डिस्क्लोजर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको सेटिस्फाई होना है, ऑडिटर को क्या होना है? सेटिस्फाइड होना है दैट द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन है और अदर सोर्स में जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि बिल, इनवॉइसेस वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह एटसेट्रा, ये सब रिलायबल है एंड सफिशिएंट है। जिसके बेस पर क्या बनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। कल डायग्राम बनाया था ना कि पहले क्या होती है? पहले होती है ट्रांजैक्शन, फिर क्या बनती है? लेजर्स, और फिर क्या बनते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर सब चेक करेगा, ऑडिटर जजमेंट बनाएगा, मेक अ जजमेंट
ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम असेस करते हैं बाय असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बट क्या मैं सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करूंगा? नहीं सर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा होता है, एक फाइनेंशियल कंट्रोल और एक नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल। हमारे स्कोप में क्या आएगा? फाइनेंशियल कंट्रोल। देखो ऊपर एक लाइन आई थी, हमें कौन से एस्पेक्ट पे फोकस करना है? फाइनेंशियल। तो कौन से कंट्रोल? फाइनेंशियल कंट्रोल्स, नॉट ऑल। और इसी के बारे में चैप्टर नंबर 3 भी आएगा आपका आगे, जिसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूरा सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर उसमें बताएंगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वास्ट होता है, हमारे लिए सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करना जरूरी नहीं होता, हमें सिर्फ वही कंट्रोल्स चेक करने हैं जिनका इंपैक्ट किस पे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ओके। और हमें ये चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर उसमें हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिसाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देखना डेबिट क्रेडिट ठीक हुआ है, ये भी देखना है कंप्लायंस ऑफ लॉ हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि कंपनी ने अगर बोनस शेयर इश्यू किया है तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा उसके लिए रिजोल्यूशन पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, इट इज डन बाय एंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली समराइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयरइन एंड बाय कंसीडरिंग जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट and consider the judgment made by management in preparation the financial statement। तो हमें क्या चीज चेक करनी है? कंप्लायंस ऑफ लॉ भी चेक करना है, कंप्लायंस ऑफ लॉ ये भी चेक करना है, और हमें ये भी देखना है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जो जजमेंट ली है किसके ऊपर? अकाउंटिंग पॉलिसी पे, वो जो एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ने बनाए वो रीजनेबल है या नहीं है। एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। ये आपके स्कोप में आता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो और हम ये जानना चाहते हैं कि ऑडिट करते हुए आपके स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। अब 3 पॉइंट में एग्जामिनर कहता है कि जो कीवर्ड मैंने आपको हाईलाइट करके दिए ना ये लिखने हैं। अब आपकी लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, अगर ये कीवर्ड्स हैं तो नंबर देगा, अदरवाइज वो नंबर नहीं देगा। तो पहले कीवर्ड में क्या देखना चाहेगा? फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि हमारी ऑडिट के दौरान में किस पे फोकस करना है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होते हैं? वो एस्पेक्ट जिनका इंपैक्ट किस पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है, या वो एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, कैसे भी लिख दो। ठीक है, बट ये वर्ड होना चाहिए। दूसरा, हमें क्या करना है? हमें सेटिस्फाई होना है कि जिन इंफॉर्मेशन के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है और रिलायबल है। ठीक है, उसके बाद में ये पॉइंट कि मैनेजमेंट क्या करता है? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम चेक करेगा और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी रिव्यू करता है, ये उसके स्कोप में आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना। और लास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर हुए हैं या नहीं हुए हैं, मैनेजमेंट की जजमेंट ओके है या नहीं है। ओके, उसके बाद मैंने ये जनरल बातें आ गई। अब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेक्स जजमेंट, मैनेजमेंट क्या करती है? जजमेंट बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। एक मिनट, टैक्स वालों ने, जीएसटी वालों ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया एटसेट्रा। ठीक है, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिज्ड? इल्जाम लगाना। जब कंपनी के ऊपर कोई इल्जाम लग जाता है ना कि कंपनी रॉन्ग डूइंग कर रही है, मतलब कंपनी के अंदर गड़बड़ है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन का क्या दे दे? ऑर्डर दे दे। तो ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर। जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है ना बेटा, उनके पास क्या होती है? लीगल पावर होती है। हमारे पास ऐसी कोई लीगल पावर नहीं होती। ऑफ सर्च एंड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ,
अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओथ? कसम खाना। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, बबीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। क्या ऐसी पावर एक ऑडिटर के पास होती है? नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन टीम के पास होती है कि आप हमें एफिडेविट लिख के दो, और अगर आप हमें हमारे सर्च करेंगे, हम कहीं भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टर का घर भी सर्च कर सकते हैं, जहां जहां इन्वेस्टिगेशन टीम को लगता है कि यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं या कोई चीज मिल सकती है, वहां पर सर्च वारंट लेके जा सकते हैं। ऑडिटर नहीं जा सकता बेटा, हमारे पास ये पावर नहीं है। ठीक बात है ना? इन शॉर्ट, ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं विद अ स्पेशल पर्पस। बताओ स्पेशल पर्पस क्या होता है? एग्जांपल, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड मतलब रॉन्ग डूइंग, कि भाई ये गड़बड़ हुई है, उसी को सर्च करने के लिए क्या बनाई गई है? इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। एग्जांपल दे रखा है फ्रॉड, ये लो मैंने ऊपर ही लिखवा दिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट जो होता है ना, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वो क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड दोनों। ठीक है, एरर और फ्रॉड दोनों। ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल, ये तो हर साल होती है भाई। ठीक है। एंड ब्रॉड, वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नैरो, स्पेसिफिक एंड नैरो। सिर्फ क्या करने आए हैं? ये फ्रॉड डिटेक्शन करने आए हैं। जबकि ऑडिटर क्या चेक करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कंप्लायंस ऑफ लॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं तो सब चेक करूंगा भाई साहब, और ये तो हर साल होती है। मैंने आपको नोट्स में जो डिफरेंस बनवा के दिए हैं वो ज्यादा बना के दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक समरी आओ। ऑडिट में क्या चीज इंक्लूड होती है और ऑडिट में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? इंक्लूड्स, एक्सक्लूड्स। सबसे पहले क्या चीज थी? कवर ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन आर, जो ये इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन आर सफिशिएंट एंड रिलायबल। ये ऑडिटर चेक करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हम आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को और अकाउंटिंग सिस्टम को क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। रिव्यू अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तीसरी चीज क्या थी? हम सिर्फ ये चेक नहीं करेंगे कि इंफॉर्मेशन सही है, हमें यह भी देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ है। प्रॉपर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब डिस्क्लोजर में क्या क्या एग्जांपल आ गया? सबसे पहले एग्जांपल आया अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने अडॉप्ट की है वो क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, हाँ, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो एस्टीमेट मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो क्या होने चाहिए? रीजनेबल। कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, जिसको हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलते हैं, कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। ये आपके स्कोप में आता है। क्या चीज आपके स्कोप में नहीं आती? ठीक है। अदर देन फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स।
हम एक्सपर्ट किसके हैं? फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनके। तो इनके अलावा कोई भी एस्पेक्ट हमारे स्कोप में नहीं आता। नंबर 2, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, ये हमारे स्कोप में नहीं आता, हम इसके एक्सपर्ट नहीं है। तीसरी बात, हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए हैं, हम ऑडिट करने आए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करना हमारे स्कोप में नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में स्पेसिफिक पावर होती है, हमारे पास स्पेसिफिक पावर नहीं होती है। ठीक है, हमारा हमारा जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, हम तो जनरल एग्जामिनेशन करने हैं, हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने नहीं आए हैं। ना हमारे पास पावर टू सर्च ये है, ना हमारे पास ओथ करवाने की पावर है, ये इन्वेस्टिगेशन टीम के पास होती है। इन्वेस्टिगेशन होती है स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए होती है, जबकि ऑडिट का पर्पस जनरल होता है। बस खत्म। अब देखो एग्जाम टाइम में तुम्हारे पास इतना ही टाइम होगा एक दिन पहले कि आप अगर ये पढ़ लोगे तो उसमें मैंने सारे कीवर्ड लिख दिए और इसको लिख के आप लाइनें बना सकते हो। बट लाइनें कब बना पाओगे? जब पहले आपने बुक पढ़ी हो, बुक पढ़ी हो और एक दो बार उसको लिख के भी देखा हो। ठीक है ना? तो ये समरी इसलिए लिखवा रहा हूं मैं साइड में। गुड़िया नोट्स बहुत अच्छे बना रही है, तुम कैसे बना रहे हो भाई? हाँ तुम भी अच्छे बना रहे हो यार, एक कलरफुल पेन लाया करो, ठीक है ना? अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आ गया अगला टॉपिक, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि ऑडिटर कभी भी 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? 4 वजह। सबसे पहली वजह, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर ही ऐसा है कि इसके बारे में 100% अश्योरेंस दी ही नहीं जा सकती। देखो, प्रिपरेशन कौन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? मैनेजमेंट। और प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स जजमेंट, और जजमेंट कौन लेगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। एग्जांपल, जैसे कुछ सब्जेक्टिव डिसीजन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, एस्टीमेट के बारे में। सब्जेक्टिव डिसीजन एग्जांपल, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी सिलेक्ट की जाए। एग्जांपल, एस्टीमेट्स, ये कौन बनाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव डिसीजन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव डिसीजन? अच्छा, क्वेश्चन पेपर दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका ऑडिट का पेपर दो हिस्सों में बट के आएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? टू द पॉइंट बात करो, 4 एमसीक्यू दे रखे हैं, 4 में से एक के ऊपर टिक लगाओ, टू द पॉइंट बात। सब्जेक्टिव का मतलब डिटेल्ड होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो डिटेल्ड डिसीजन लिए जाते हैं, जो बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, उसको बनाने के लिए कौन लेगा? मैनेजमेंट। तो सब्जेक्टिव डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट लेती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है? मैनेजमेंट। तो ये डिसीजन लेते हुए मैनेजमेंट की मंशा क्या रही थी, ये मुझे कैसे पता लगेगा? कहीं मैनेजमेंट की इंटेंशन प्रॉफिट को कम करने या ज्यादा करने की तो नहीं थी, क्योंकि जब कोई कंपनी आईपीओ एफपीओ लेके आना चाहती है तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखाना चाहती है। और नॉर्मली क्या होता है, हर कोई बंदा टैक्स ज्यादा देना भी नहीं चाहता, तो प्रॉफिट को बढ़ाने की मंशा भी हो सकती है और घटाने की मंशा भी हो सकती है। तो एस्टिमेट अगर जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं बना दूं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना बनाऊं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मेरे को क्या पता उनकी सोच क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने फीफो की बजाय वेटेड एवरेज क्यों ली? मुझे कैसे पता लगेगा कि जेन्युइनली वो ये काम कर रहे हैं या प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने की इच्छा है? नहीं पता लग सकता। ऑडिटर मे नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट अश्योरेंस? 100% अश्योरेंस या फुल अश्योरेंस। ठीक है, हम कभी भी फुल अश्योरेंस नहीं दे सकते। सिलेबस चेंज होने से पहले इंटर का
ऑडिट का नाम क्या था? ऑडिट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ठीक है। तो वहां पर एश्योरेंस का मतलब क्या है? फुल एश्योरेंस नहीं, लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है, नहीं कि रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड भी नहीं बोलेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के थ्रू यूजर को क्या दिलाता है? भरोसा दिलाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सही है, और अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो मेरी रिपोर्ट में मैंने मार्क किया हुआ है, भरोसा रखो, ठीक है। बट ये हमारा भरोसा जो ना 100% नहीं हो सकता, ठीक बात है ना? ओके। ऑडिटर में नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। 100% अश्योरेंस नहीं है, ठीक बात है। एग्जाम्पल, on the premises for conducting the audit. What is the meaning of premise? Base, ground. One of the premise for conducting the audit. जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारा एक बेस क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देगी, हाँ, अप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाकर देगी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। और सुटेबल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी कौन बनाकर देगा? मैनेजमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दोनों किसके स्कोप में आता है? ये मैनेजमेंट के स्कोप में आता है जी, ठीक बात है। कंट्रोल में हैव नॉट ऑपरेटेड, ऐसा हो सकता है जो कंट्रोल आपने बनाए हैं वो ऑपरेशन में ना हो, ठीक है। अब जैसे वही है ना, हम शेड्यूल तो बनाते हैं, हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, बट वो फॉलो नहीं होता। तो पॉलिसी बनती तो है बट वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है नहीं पता लगता, ठीक बात है। इसके बारे में चैप्टर 4 में डिटेल में आएगा, इसके बारे में चैप्टर 4 में डिटेल आएगा। ये लाइन आपने क्या लिख दी कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट बनाती है और हो सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन में ना हो, इसके बारे में चैप्टर 4 में डिटेल में आएगा। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये टॉपिक आएगा। इनहेरेंट, हाँ, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जैसे ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। ये चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ये देखो लास्ट में लिख दिया, ये क्या है? लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, मैंने ऊपर मार्क करवा दिया। तो एग्जाम में ये नहीं आने वाला कि आप जो इनहेरेंट लिमिटेशंस है उनके एग्जांपल बताओ। एग्जाम में बहुत ही रेयर बात है कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें ये कहे कि एग्जांपल बताओ। रीजन क्या है? किसी भी बच्चे का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, और एग्जामिनर के पास जो शीट आती है आंसर शीट, उसमें सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं भाई, कि तुम्हें ये चेक करना है। वो पॉइंट अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है प्रेजेंट तो इसका मतलब उसके नंबर काट लो। तो मान लो उसमें एग्जाम्पल कितने लिख देगी आईसीआई, हर बच्चे का अपना एग्जाम्पल हो सकता है ना, इसलिए एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम एग्जाम में एग्जाम्पल भी लिख के आए, मैं बेटा एग्जाम का पेपर वैसे ही लेंथी आता है, एग्जाम्पल लिखोगे टाइम कम हो जाएगा तुम्हारा, और एग्जाम्पल के नंबर मिलने नहीं है, तो एग्जाम्पल नहीं देने होते। एग्जाम्पल बुक में क्यों लिखा हुआ है? ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें एग्जामिनर को समझाना नहीं है, एग्जामिनर तो वैसे ही समझदार बैठा होगा, वो सीए होता है, ठीक है, बताना है तुम्हें, ये पॉइंट है, समझाना नहीं है। तो एग्जाम्पल किस लिए होते हैं? समझाने के लिए होते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का नेचर ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में 100% एश्योरेंस हो ही नहीं सकती। कैसे सर? बताओ सर, बताओ ऑडिट एविडेंस कैसे मिलते हैं, बताओ बेटा। ऑब्टेन थ्रू ऑडिट प्रोसीजर, हाँ ठीक बात है। और हमारी कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस भी होती है ऑडिट प्रोसीजर के दौरान। एग्जाम्पल, ऑडिटर कैन नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेस, 100% ऑडिट कैन नॉट बी डन। तो फिर ऑडिट किस बेस पर होती है? सैंपलिंग बेसिस पे। तो बेटा जब मैंने 100% ट्रांजेक्शन चेक ही नहीं करी तो मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। He forms his opinion only by testing sample, ठीक है। क्या सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट करना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, ऐसे 530 आएगा सैंपलिंग का, जो अलाउ करता है कि ऑडिटर सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट कर सकता है। सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है?
कौन सी अप्रोच लगानी है, ये सारा का सारा SA 530 में आएगा, चैप्टर नंबर 4 में। हम ये बता रहे हैं कि हम 100% ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक बात है। दूसरा हमारे प्रैक्टिकल लिमिटेशन का एग्जांपल देखो, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? मैनेजमेंट देती है। हो सकता है मैनेजमेंट मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है, देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हम मैनेजमेंट के साथ क्या नहीं कर सकते? फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स करने की पावर किसके पास होती है? इन्वेस्टिगेशन टीम के पास होती है। हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए। ही कैन ओनली रिपोर्ट, मैं सिर्फ रिपोर्ट में डाल सकता हूं कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट मांगे, मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं करे, तो भाई मैं रिपोर्ट में डाल रहा हूं। डिस्क्लेमर वाला पॉइंट बताया था ना कि मैनेजमेंट ने मेरे स्कोप पर क्या लगा रखे, लिमिटेशन मुझे दे ही नहीं रहे एविडेंस यार, ठीक बात है, ओके। मैनेजमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही भाई इंफॉर्मेशन? अब आपसे यही पूछा जा रहा है। हेलो हेलो, मैनेजमेंट जो है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही? कहता हो सकता है मैनेजमेंट क्या हो? डिसऑनेस्ट हो। मैनेजमेंट क्या हो? डिसऑनेस्ट हो। अनस्क्रपलेस का मतलब भी डिसऑनेस्ट होता है, डेलिबरेटली ऐसा जानबूझ के करे, और वो किस में इन्वॉल्व हो? फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, तो वो क्यों देगा मुझे इंफॉर्मेशन? पॉइंट है बॉस, ठीक है। वो क्या कर रहा है? मैनेजमेंट क्या करने की कोशिश कर रहा है? कंसील कर रहा है फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड क्या होता है? एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस होता है? फ्रॉड प्लान्ड होता है और कंसील्ड होता है, ठीक बात है ना। हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर। फ्रॉड को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, पॉइंट है। मैनेजमेंट मुझे क्या प्रोवाइड कर सकती है? फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट? फेक। तो सर आपको पता नहीं लगेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो फेक है या नॉन जेन्युइन है? डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं? फैब्रिकेटेड हो सकते हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब फेक और नॉन जेन्युइन, हाँ ठीक बात है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तो पिछले पेज पे ही आ गया था, हाँ तो ये बात ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है ना, ही मे एक्सेप्ट इनवैलिड ऑडिट एविडेंस। हो सकता है मैं किसी एविडेंस को जेन्युइन मान के उसको एक्सेप्ट कर लूं जबकि वो जेन्युइन नहीं है, हाँ पॉइंट है सर। और ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, जो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी होती है उनके मे नॉट हैव एक्चुअली अकर्ड, हो सकता है ये हुई ही ना हो, क्योंकि ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी के फेक होने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। बट एक्ट अलाउ करता है तो हम रोक भी नहीं सकते उनको। टाटा मोटर वाले स्टील किससे खरीदेंगे? टाटा स्टील से खरीदेंगे, मैं कैसे रोक लूं उनको? बट उन्होंने भाव क्या लगाया, वाकई में ये हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते सर, ठीक है। और ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है, ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग्स इन सच ट्रांजैक्शंस, ठीक बात है, ओके। आगे तो कहता है सर आपने ये क्यों कहा कि आपकी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, आप मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं? हाँ ये एक बात तुमने बिल्कुल सही करी। कहता है ये हम इसलिए कह रहे हैं इस पॉइंट की वजह से, हम ऑडिट करने आए हैं भाई साहब, हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए। कई बच्चे इनहेरेंट लिमिटेशन के 5 पॉइंट मान लेते हैं, बेटा ये सेकंड पॉइंट का ही पार्ट है, ये 5वां पॉइंट नहीं है। अभी फर्स्ट क्या पढ़ा? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा क्या पढ़ा? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये उसी का पार्ट है। हम फोर्स क्यों नहीं कर सकते मैनेजमेंट को? अब आप ही कह रहे हो ना कि हो सकता है डॉक्यूमेंट क्या हो? फेक हो, फैब्रिकेटेड हो। कहता है आपको कैसे पता लगेगा कि जेन्युइन है? आप एक्सपर्ट थोड़ी हो उसके, और ना आपके पास पावर। आपको कैसे पता लगा ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी जेन्युइन है या नहीं है? हो सकता है ओकर हुई है ना हुई। कहता भाई साहब ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा, कर लो। कहता हम इन्वेस्टिगेटर थोड़ी है, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑडिट जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हमारा काम क्या है भाई साहब? हम तो ओपिनियन देने आए हैं, और हेंस ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन 100% assurance that financial statement are free from material misstatement due to error or fraud। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेटर जितनी पावर नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? तीसरा, टाइमलीनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमलीनेस? किसी काम का टाइम पर होना, टाइमलीनेस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग?
रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन को राइट मैनर में मिले तो फायदा है। अगर इंफॉर्मेशन तुम गलत दे रहे हो, इंफॉर्मेशन तुम लेट दे रहे हो, तो उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। जो इंफॉर्मेशन जितनी लेट मिलेगी उसकी वैल्यू क्या होती रहती है? कम होती है बेटा। पॉइंट है। ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी मैटर। ऑडिटर 100% ऑडिट नहीं कर सकता, ये तो पीछे ही लिख चुका। 100% ऑडिट कैन नॉट बी डन। ये तो पिछले पॉइंट में भी आया था। हाँ। बैलेंस टू बी स्ट्रक, यहां पर स्ट्रक का मतलब क्या है? मेंटेन बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, ये किसकी बात कर रहा है? ऑडिट की कॉस्ट, ऑडिट फीस। कहते सर हम 10 ऑडिटर लगा दे, तो लगा दो, 10 क्यों 20 लगा दो, आपको टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट तो मिल जाएगी, बट ऑडिट फीस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, ऑडिटर हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट। एग्जाम्पल आओ बेटा, हाँ हाँ लो बेटा। एग्जाम्पल, कंडक्टिंग ऑडिट सिंस लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल से ऑडिट चल रही है। कोई तुक बनेगा इसका? ये इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, कब पता लगेगा? 2 साल के बाद। ठीक बात है ना? डिटेल्ड शॉर्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्यों 2 साल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम डिटेल में ऑडिट करेंगे। आप ही तो कह रहे हो डिटेल में ऑडिट कर लो, 100% ऑडिट कर लो। क्यों नहीं हो सकते 100% ऑडिट भाई? फायदा क्या है? ड्यूरिंग हिज 3rd ईयर स्टिंट, स्टिंट मतलब सेशन, he chooses to rely upon some information obtained as a part of audit procedure of 2nd ईयर। 3rd ईयर में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने हमने दी है उसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उसको चेक किया है। इट कुड बी पॉसिबल दैट समथिंग न्यू हैज हैपेंड। ऐसा नहीं हो सकता कि उन 2 साल के दौरान कुछ नया हो गया हो, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आ गया हो। ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन इज नॉट रेलिवेंट नाउ, और अब वो इन्फॉर्मेशन क्या नहीं है? रेलिवेंट नहीं है। हाँ। Information being relied on by auditor is not timely and may have lost its reliability. Information relied by the auditor, जो आपने ऑडिट रिलाई इंफॉर्मेशन रिलाई किया था, lost its reliability, अब वो रिलायबल नहीं है। इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी टाइम के साथ क्या होती रहती है? कम होती रहती है बॉस। ठीक है। और फोर्थ जो आया है वो आया है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर का कुछ नहीं पता। ठीक है। फ्यूचर इवेंट में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली। मैंने कहा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनती है? हाँ। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है। ठीक है ना? मैनेजमेंट की कोई इच्छा और ना हमारे बिजनेस में ऐसा कोई रिस्क जो हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है? एडवर्सली इंपैक्ट कर रहा है। ठीक बात है। मैंने लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर। 6 महीने बाद कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। अब लोगों ने ऑडिटर से पूछा कि भैया भैया आपने तो कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न है। सर फ्यूचर का किसको पता है? जिस दिन मैंने ऑडिट की थी उस दिन ये गोइंग कंसर्न थी। उसके 3 महीने बाद 4 महीने बाद मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी। ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रम्प बावला हो रखा है, टैरिफ बढ़ा दूंगा, टैरिफ बढ़ा दूंगा, टैरिफ बढ़ा भी दिए। वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो कई कंपनी ऐसी है जिनका माल कहां से आता है? यूएसए से आता है। या कई कंपनी ऐसे जिनका माल कहां जाता है? यूएस से। उनका बिजनेस तो खत्म। क्या किसी ने सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का बावला हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था, इतने पागल हरकतें करने लगेगा। ठीक है। उनका बिजनेस तो खत्म हो सकता है। तो कहता भाई साहब फ्यूचर का किसी को नहीं पता, अगले पल का नहीं पता, तुम 6 महीने के बाद की बात कर रहे हो। ठीक है। एडवर्स इवेंट में अफेक्ट अफेक्ट एंटिटी टू कंटिन्यू एट इट्स बिजनेस, गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है। यही सेम बातें हम पढ़ेंगे एसए 570 में, ऑडिट ऑफ गोइंग कंसर्न। ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा बेटा। हालांकि हम ऑडिट करते हैं, हमें देखना होता है ऑडिट के दौरान कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न एंटिटी है या नहीं है। बट ये आज दिख रहा है ना कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे कंपनी गोइंग कंसर्न नजर आ रही है, बट कल क्या होने वाला है ये मैं कैसे बता दूंगा? सही बात है ना?
बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, ठीक है, एडवर्स इंपैक्ट, इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस। अब बताओ, जियो टेलीकॉम ने जैसे ही मार्केट में एंट्री मारी 2015 में, तो जो छोटी मोटी टेलीकॉम कंपनी थी, एयरसेल, टाटा डोकोमो, ठीक है, और एक और भी कंपनी, अच्छा वोडाफोन और आइडिया का क्या हो गया, मर्जर हुआ इसलिए था, आरकॉम, ये कंपनियां क्या हो गई, बंद हो गई। इनके सामने कौन टिकेगा? बट किसको पता था कि 2015 में ऐसा होने वाला है? सही बात है ना। तो कुछ नहीं कह सकते सर फ्यूचर का। पॉइंट समझ में आया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आओ समरी लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में? नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। subjective decisions on accounting policies and estimates are made by मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कहां कहां गड़बड़ कर रखी है वो मुझे नहीं पता चल सकता। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेल ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में समझ में आएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। ये बात है, ये कीवर्ड है। पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट क्या? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। 100% ऑडिट नहीं कर सकते। ऑडिट किस बेस पर होगी? सैंपलिंग बेसिस पर होगी। तो जब मैंने ऑडिट 100% करी नहीं तो मैं 100% एश्योरेंस कैसे दे दूं? पहली बात ये थी। दूसरी बात, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही? हो सकता है उनकी इंटेंशन क्या हो? फ्रॉड करने की हो। तो फ्रॉड कर लिया तो तुम डिटेक्ट कर लो। भाई मैं कैसे डिटेक्ट कर लूं? फ्रॉड क्या होता है? प्रॉपरली प्लान्ड एंड कंसील्ड होता है, नॉट इजी टू डिटेक्ट। उसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, मोर ओवर ना मैं मैनेजमेंट को फोर्स कर सकता, क्योंकि फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए और मैनेजमेंट को फोर्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इन्वेस्टिगेशन की पावर चाहिए, जबकि मेरे पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है। मैं ऑडिट करने आया हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया। ये बात तो लिखनी है इसमें। क्लियर? उसके बाद टाइमलीनेस। इसमें क्या लिखेगा एग्जामिनर, क्या पूछेगा? ठीक है, हमें टाइम पर ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, लिमिटेड टाइम। गेट बंद करना ही पड़ेगा। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है टू परफॉर्म ऑडिट, टू इश्यू ऑडिट रिपोर्ट। क्योंकि अगर मैंने लॉन्ग टाइम लिया, डिक्रीजेस, तो वैल्यू ही नहीं रहेगी उसकी। डिक्रीजेस दी वैल्यू या रेलिवेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट की वैल्यू घट जाएगी। यही वजह है सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए हम ऑडिट पे क्या, ऑडिट किस बेस पर करते हैं?
सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं। फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। एडवर्स इवेंट्स इन फ्यूचर may impact going concernability of company। आओ सर, बस हो गया। आओ सर, आज वाला जो टॉपिक हुआ ना, इन एडलिमिटेशन वाला, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वही पढ़ के आना, लिखना कुछ भी नहीं, लिखवाऊंगा मैं ही। व्हाट इज एंगेजमेंट, ये पढ़ के आना है। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है। एलिमेंट मत पढ़ना, एलिमेंट अभी मैंने करवाए नहीं आपको। ऑडिट वर्सेस रिव्यू, पेज नंबर 13 पर। ऑडिट और रिव्यू में क्या डिफरेंस है। रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस, हिस्टोरिकल एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये पेज नंबर 13, 14 एंड 15 ये पढ़ के आना है बस। ठीक है, और अगर कोशिश करो तो टाइम बचे 16, 17 और 18 भी पढ़ लेना। 18 पे एसक्यूसी मत पढ़ना, पढ़ना है, लिखना कुछ भी नहीं है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। कल कोशिश रहेगी कि चैप्टर खत्म हो जाए।